एक जैसा शिक्षा का हो गया ना, हमारे यहाँ इतिहास, सही इतिहास लोगों तक जाता नहीं है। और आप तो भारतीय इतिहास संकलन परिषद में काम किए हुए हैं, आपके बहुत कुछ किताबें भी हैं। हमारे देश में इसका जो काम शुरू हुआ था, बाद में उसको खंड पड़ गया और इससे बहुत दिक्कतें आ रही है। आपका क्या राय है? देखिए, हमारे देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया, जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे शास्त्रों को, क्योंकि वो मूर्ख थे, उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं था। परंतु जब ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियंस आए, उन्होंने उस शिक्षा के महत्व को तो समझ लिया। भाई कोई बड़ा भारी साहित्य है। विलियम जोन्स वगैरह प्रशंसा करने लगा कलकत्ता में बैठ के, बंगाल सोसाइटी में। और उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, एक तो हमारे साहित्य का ड्रेन किया, यहाँ से ले गए सब, और दूसरा उसमें डिस्टोर्शन किया। अच्छा, वो डिस्टोर्शन सबसे बड़ा घातक रहा हमारे लिए। ये कहा नहीं, आपके यहाँ ये चीज़ है ही नहीं। उस समय के जो हिस्टोरियंस थे, जो ब्रिटिश उसके हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कहा इस देश में इतिहास नाम की कोई वस्तु नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा स्पष्ट कहा। और कहता कि कहीं इतिहास भी है तो वो थोड़ा बहुत ऐसे ही, जैसे एक मनोरंजन का विषय है, कथाएं हैं, इस प्रकार का है। और कहता है इन लोगों को जो काल है, इतिहास के साथ जो क्रोनोलॉजी है, वो तो आती ही नहीं कभी। इन्होंने घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल क्रम में लिखना तो कभी सीखा ही नहीं। तो जो पश्चिम ने इतिहास बनाया कि घटना और उसका क्रोनोलॉजी, कहता है इन लोगों को तो ये आता ही नहीं। और हीगल एक बड़ा दार्शनिक है, वो कहता कि जो ईसा मसीह है वो पूरे विश्व के इतिहास का सेंटर है। अच्छा, ईसा मसीह की तरफ इतिहास समाप्त होगा और वहाँ से इतिहास की धारा निकलेगी। तो जो हीगल ये बात कहने लगा तो बहुत लोगों ने कहा अकबर ये क्या मतलब है, ईसा मसीह तो इतिहास का भाग है। और हमने भी कहा कि ईसा मसीह इतिहास का अंग है, वो इतिहास का वो नहीं हो सकता है, फाउंडर नहीं है। हाँ, वो शुरुआत शुरू उसने किया है और केंद्र नहीं हो सकता है। करेक्ट है। इतिहास का भाग हो सकता है। और ईसा से पूर्व, ईसा के पश्चात क्या हुआ, वेस्ट में तो कोई कालगणना थी नहीं। वो अपने आप को मानने लगे कि हम जानते हैं। 1580 तक, जब तक ग्रिगोरियन कैलेंडर में सुधार नहीं हुआ और वो जूलियन कैलेंडर बदला नहीं गया, 1582 तक यूरोप के लोग जीरो को नहीं जानते थे। और जब ग्रिगोरी ने इसको इम्प्रूव किया कैलेंडर को, तो फिर उसने जीरो भी लगाया और उस कैलेंडर में सुधार किया। 15 दिन का अंतर था, उसको ठीक किया। आपको पता है पूरे यूरोप में और रोम में सिविल क्रांति हुई कि आपने हमारे 15 दिन कैसे खराब कर दिए। अच्छा, कैसे ये किया आपने, एकदम आगे बढ़ा दिया 15 दिन, क्योंकि वो पीछे पड़ रहा था। जूलियन में तो कोई लीप वर्ष का कंसेप्ट नहीं था ना। तो ये झगड़ा हुआ और वो लोग फिर सोचने लगे कि अब तो हम कालगणना की आका बन गए। और वो कालगणना क्या थी, ईसा से पूर्व, ईसा से पश्चात। अच्छा। तो उन्होंने भी हमारे साहित्य में देखा यार यहाँ तो कोई ईसा से पूर्व और ईसा से पश्चात है नहीं। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये इस देश के लोग क्रोनोलॉजी नहीं जानते। तो फिर क्या हुआ, एक तो हमें ये कहा कि आपके पास कोई इतिहास नहीं है, फिर इतिहास भी कुछ है ऐसे स्मरण है तो उसमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। तो ये डिनाई करके, डी रिकॉग्नाइज करके, ब्रेन वॉश करके फिर उन्होंने हमें इतिहास लिखा हमारा। और वो अच्छा। कैसे लिखा, मोर्टिमर व्हीलर ने कोई खुदाई कर दी तो वो हमारे इतिहास का फर्स्ट चैप्टर बन गया। अगर मैगस्थनीज ने कुछ कह दिया, हालांकि वो जो सारे उसके स्मरण हैं, रेमिनेंसेस हैं, उनका ठीक इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, त्रुटित भी हैं, उसने कह दिया तो वो हमारे इतिहास का दूसरा चैप्टर बन गया। फाहियान आया तो उसने कुछ बोल दिया तो वो तीसरा चैप्टर बन गया। अलबेरूनी आया तो चौथा चैप्टर बन गया। फिर किसी मुस्लिम दरबारियों ने कुछ लिख दिया, दरबारी इतिहासकारों ने, तो वो हमारा मेडिवल इतिहास बन गया। फिर ब्रिटिशर्स ने कुछ लिख दिया तो वो हमारा मॉडर्न इतिहास बन गया। मतलब क्या किया, भारत में विदेशियों का इतिहास लिखा गया और ये कहा गया कि ये आपका इतिहास है। भारत का जो इतिहास जो पढ़ाया गया आज तक,
आज तक भी यही सिचुएशन है, चाहे कोई भी सरकार आए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आज तक जो भारत में इतिहास के नाम से हम पढ़ाते हैं वो भारत में विदेशी लोगों का इतिहास है, वो हमारा इतिहास नहीं है। दूसरे, हमारे इतिहास के वैलिड सोर्सेज हैं हमारे पास। अच्छा। हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, राज तरंगिणी है, उसमें पूरा इतिहास और भी वो कहते थे इस देश के लोगों को तो इतिहास लेखन की सेंस नहीं है। मैं कहता हूँ आप तीर्थ स्थलों पर जाए, पंजीकारों के पास जाए इस देश में, वो कहते हैं राजनीतिक इतिहास हर घर का, हर व्यक्ति का हजार साल का इतिहास पूछ सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपके पूर्वज ये थे, ये आए, वो तीर्थ पे आए, सब लोग इतिहास लिखवाते थे। आप हरिद्वार में जाएं, देखिए मुझे दक्षिण का तो पता नहीं, आप हरिद्वार में जाएं, आप गया में जाएं, काशी में जाएं, पंडे बैठे हैं, पंजीकार उनको बोलते हैं। अच्छा। और आप ये जो है उत्तर प्रदेश में जहाँ वो गढ़गंगा है वहाँ जाएं, तो हर घर का इतिहास। हमारे यहाँ उत्तर में ऐसी परंपरा थी, पहले पंडा आपके घर आता था साल में एक बार। अच्छा। जो आपका परिवार का जिसने इतिहास लिखा वो आपके इतिहास को पढ़ के सुनाता था, फिर आप उसको जैसी भी फीस थी, दान दक्षिणा उसको देते थे, क्योंकि वो बेचारे बही खाते लिखते रहते थे। अच्छा, पुराना कागज हुआ फिर उसको बदलते थे। तो इस देश में तो हर परिवार का, हर मनुष्य के इतिहास के लिखने की बात है, राजनीतिक इतिहास का तो कोई प्रश्न ही नहीं ना। सामाजिक इतिहास, किसी का इतिहास उठाओ, जैसे मेरे गांव का इतिहास है, जब हम पूछते हैं वो कहता है जी आपका गांव 1000 वर्ष पहले बसा था और आप राजस्थान से आए, ये आए, सब बताया। और कैसे आए हमारे गांव में लोग, जिस रास्ते से गजनी सोमनाथ को लूटने जाता था वो वहाँ तोड़फोड़ करता था, महिलाओं को उठाता था, तो उस रास्ते से लोग ट्रांसफ़र कर गए, माइग्रेशन कर दिया और वो अलग अलग गांव में जाके बसे। तो इस प्रकार से किसी चीज़ का इतिहास देखो, हमारी सरकार है वहाँ पर जो बैठे हुए इतिहासविद हैं, जिन्होंने पाश्चात्य पद्धति से पढ़ा है और वो चश्मा लगा हुआ है, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस देश के बारे में कुछ जानते नहीं है। मेरा सवाल ये है कि भारतीय इतिहास संकलन परिषद ने जो काम शुरू किया था वो अधूरा क्यों रह गया, और हमारे ये सच्चा इतिहास लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? देखिए, भारतीय इतिहास संकलन योजना में इतिहास लिखने के लिए पहले तो मैंने एक पैरामीटर बनाया कि भारतीय इतिहास का भारतीय कालक्रम हो और भारतीय सोर्सेज हो। तो उस कालक्रम को निर्धारित करने के लिए भी मैंने एक कालगणना का पुस्तक लिखा और ये बताया कि भाई कौन सा संवत लिया जाएगा। जैसे ईसा संवत तो नहीं लिया जा सकता, ऐसे ही विक्रम संवत भी नहीं ले सकते, शक संवत भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी इतिहास का अंग है। तो हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा थी युगाब्द, कलयुग, सत्ययुग, और वो सृष्टि के प्रारंभ से होता है। तो उसमें मनवंतरों का जैसे इतिहास है, पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है। तो उस कालक्रम को ले लिया जाए। फिर हमारे इतिहास के जो चैप्टर होंगे वो जो भारतीयों का इतिहास हो वो चैप्टर बनेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज हमने की, काम किया, परंतु क्या हुआ, जो इतिहास में जो कोई भी किसी प्रकार का विचारधारा का व्यक्ति था, जब वो उसमें आते थे ग्रुप में, उन सबकी ओरिएंटेशन तो विदेशी थी, ये पाश्चात्य इतिहास की थी, तो वो लोग लिख नहीं पाते थे। और ये सिलसिला चलता रहा, लेक्चर्स होते रहे, केवल इतिहास के लिए एक चेतना हमने दी, परंतु उस पर ये काम नहीं हुआ। उसके लिए काम ये होगा कि कुछ विद्वानों को बैठाया जाएगा और उसका एक सही मार्गदर्शन हो, और हर चैप्टर पे कि ये सब चीज़ें हैं, ये उसका फ्रेमवर्क होगा, तब उसको लिखें। तो जहाँ पर जैसे मेडिवल पीरियड में है, जब अकबर का आता है वहाँ महाराणा प्रताप का नाम लिखा जाएगा और उस महाराणा प्रताप के अंतर्गत अकबर को पढ़ा जाएगा। फिर शाहजहाँ आएगा, औरंगजेब आएगा तो शिवाजी उसका हमारा अंग होगा। फिर जो महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह, फिर वो चैप्टर बनेंगे। अगर कोई विजय राज्य साम्राज्य में कृष्णदेव राय है तो वो हमारे इतिहास का चैप्टर बनेगा, क्योंकि हमारा इतिहास है ना, हम तो अपने लोगों को चैप्टर बनाएंगे। और जो आक्रमणकारी थे और जो संघर्ष हुआ उसकी भी बात करेंगे। हम ये नहीं कहते आक्रमणकारी की बात की आपने, वो सिकंदर और पौरुष, उसका इतिहास, सच्चा इतिहास क्या है सर? देखिए, उसका भी सब झूठा इतिहास है। जो सिकंदर जब भारत में आया तो उसने कभी पौरुष को नहीं हराया। अच्छा। वह पौरुष से हारा
और हार की वापस गया। और एक सिद्धांत है, जब व्यक्ति सबको जीतता हुआ जो आया और जब एक बार हार खा के वापस जाता है, क्योंकि सैनिकों में का भी जो वो था ना, करेज था, जो उत्साह था, वो समाप्त हो जाता। हारने के बाद तो आदमी को लो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स हो जाता। और जब सिकंदर वापस गया तो जिन जिन लोगों को उसने जीता था उन सब ने उसको पीटा और रास्ते में मार दिया। और ये क्या हुआ, ये मैं नहीं कहता, जो हिस्टोरियंस हैं, एक लुइस रेनू, एक हिस्टोरियन नहीं था वो, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो कलकत्ता हाई कोर्ट थे उसके प्रेसिडेंट थे। अच्छा। और फ्रेंच स्कॉलर थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बाइबल इन इंडिया। वो तो फ्रांस में लिखी, फ्रेंच भाषा में लिखी थी, उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। वो पुस्तक मेरे को मिली, एक बार मैं यूएस में था तो वो किसी पुस्तकालय से, तो वो वहाँ पर लिखते हैं कि ये जो सिकंदर का आक्रमण है ये होक्स है। कभी सिकंदर ने भारत को जीता ही नहीं, न कभी भारत में प्रवेश हुआ, वो तो उस पौरुष से हारा। अच्छा, इस पे फिर एक हमें जेनेटिक प्रूफ मिला। एक मेरे मित्र थे जोसेफ स्कूज, वो युगोस्लाविया के थे और उन्होंने लेक्चर सुने कई बार कनाडा में, तो वो मेरे पास आए। वो कुछ ऐतिहासिक जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, तो बात करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा ऐसा डाटा है और उसका कोई यूटिलाइजेशन हो तो आप देखिए, और मैं आपके साथ कोथर बनना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो एक ये डाटा है कि भाई सिकंदर का जो भारत पे आक्रमण था उसके बारे में जेनेटिक डाटा है। मैंने कहा दिखाइए क्या है। तो उसने वो डाटा दिखाया और उस डाटा में लिखा था जो अलेक्जेंडर का जीन्स था वो सिंध नदी तक ही सीमित रहा, कभी भारत में अंदर नहीं मिलता, उसका जीन्स भारत में नहीं मिलता। इसका अर्थ वो आया ही नहीं। हाँ, भारत में प्रवेश ही नहीं हुआ उसका, वो तो फ्रंटियर से वापस चला गया था। तो वो भी मैंने कहा ये तो फिर वो जो मेरा सिद्धांत है और जो ये जो लुइस इसका सिद्धांत है उसको सिद्ध करता है। तो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक, यही बात है। तो ये जेनेटिक प्रूफ ये सब सिद्ध करते हैं कि शिकर। और दूसरे एक कहानी बनाई गई, देखिए कोई विदेशी आक्रांता, चाहे यूरोपियन हो चाहे इस्लाम का हो, उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं किया। उनके वहाँ कोई ऐसा धार्मिक नैतिक मूल्य नहीं है। और हमारे योद्धाओं में इतनी नैतिकता थी, जैसे महाराणा प्रताप है, 20 किलो की 2 तलवार अपने उसमें रखते थे और जब लड़ते थे जो दूसरा योद्धा होता था उसकी तलवार टूट जाती थी, पहले अपनी फेंकता था, नहीं तो मुगल होता तो मार देता था एकदम। सही है। पृथ्वीराज चौहान ने 10-11 बार माफ किया गौरी को और एक बार वो फंसा, उसको पकड़ ले गया। तो अगर अलेक्जेंडर जो सारी दुनिया को जीतने का ख्वाब रखता था और पुरुष हार जाता तो उसको मार देता, सोचता कि इसको करके आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। वो कहानी बनाएगी कि आपसे कैसा सलूक किया जाए, भला एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ है। तो उसमें थोड़ा पुरुष का भी वो दिखाया गौरव सा और अपने आप को फेस सेविंग की। तो ये सब होक्स है सर। और एक दूसरा मेरे मन में सवाल ऐसा है कि क्राइस्ट के बारे में, एक क्रिश्चियनिटी एक कुछ धर्म है, उसमें क्राइस्ट कुछ था, उसका ओरिजिन कुछ है, आपका क्या ख्याल है सर? नहीं देखिए, मैंने तो इस पे एक पूरा पुस्तक भी लिखा है, जीसस द क्राइस्ट ए मिसनोमर ऑफ लॉर्ड कृष्ण ऑफ इंडिया। अच्छा। वस्तुतः है फ्रेंच हिस्टोरियन सब मानते हैं क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। अच्छा। 1 BC में जो बात कही जाती कोई ट्रेसिस नहीं है। और दूसरे जो बाइबल भी लिखी है ना, वो कोई क्राइस्ट ने नहीं लिखी है। उसमें तो बैप्टिस्ट जॉन है, कई लोग हैं और एक और विद्वान है जॉन, और 2 विद्वान हैं। उस समय एक्चुअल में वो लोग जो पश्चिम में था ना, हमारे हिंदुइज्म का ही प्रचार था। हिंदुइज्म तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये तो बाद का शब्द है, मतलब वो जो वैदिक सिद्धांतों का प्रचार था। और सारी दुनिया भारत से प्रभावित थी। तो भारत में 2 ही बड़ी सत्ताएं हुई, एक तो कृष्ण, एक राम। कृष्ण से पहले दुनिया में पूरी दुनिया राम के उससे थी, प्रचलित थी। आप अब भी देखेंगे रोम के अंदर, रोम के डायगोनली अपोजिट एक सिटी है, उसका नाम है रेवन्ना। अच्छा। रोम राम के नाम से है, रेवन्ना रावण के नाम से। रोम के भित्ति चित्रों पे अगर आप देखेंगे म्यूजियम्स के, तो वहाँ पर घोड़े को पकड़े हुए 2 बच्चों का फोटो है। अच्छा, जो कि लव कुश का फोटो है।
उसके चौराहे पे आप देखेंगे वहाँ पर शिव का फोटो है जो कि सांप और वो बनाए हुए। अच्छा। तो इस प्रकार से ये जो भारत के लोगों का ही पूरी दुनिया में वो हुआ, गए जाते रहे, भारत से लोग दुनिया में जाते रहे, दुनिया बसती रही। ऐसे ही ई पोकाक भी लिखता है जो कि ग्रीक हिस्टोरियन है, उसने एक पुस्तक लिखी इंडिया इन ग्रीस। मैंने उसको एडिट करके दोबारा छापा है और उसका एक टाइटल दिया इंडियन ओरिजिन ऑफ ग्रीस एंड एंशिएंट वर्ल्ड। ई पोकाक भी कहता है सारा यूनान तो भारतीयों का बसाया हुआ है, जिसको मकदूनिया बोलते हैं। मकदूनिया कहता है यहाँ तो सब मगध के लोग आए थे, मैसिडोनिया जिसको बोलते हैं। और कहता है जो वार ऑफ ट्रॉय था वो तो उज्जैन के क्षत्रियों के द्वारा लड़ा गया। तो इस प्रकार से हमारे लोग वहाँ गए और वो कृष्ण का ही प्रचार था उस समय। अच्छा। कृष्ण से पहले राम का, जैसे जो आपका ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें वो अब्बा राम मानते हैं ये यहूदी लोग, ये सारे यदुवंशी हैं। और वहाँ भी राधा और कृष्ण का कंसेप्ट है। अच्छा। और जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें एक शब्द का बार बार प्रयोग हुआ, गीता, वो गीता शब्द है। अच्छा। तो ये जो था, ये सारे जो क्रिश्चियन आज साम्राज्य है ये कृष्ण भक्त थे उस समय। अच्छा, बैप्टिस्ट जोन और वो दूसरे, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, वो इसका प्रचार कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उनमें आपस में झगड़ा हुआ और वहाँ पर एक कथा बनाई गई कि जब उसकी हत्या हुई तो एक साल में वो पुनर्जन्म लेके ईसा मसीह के रूप में आया। तो वो क्या हुआ कि जब उनमें लड़ाई हुई और राजा ने उसको दंड दिया तो वो छिप गया कहीं और फिर वेश बदल के वो ईसा मसीह के रूप में उसने आपको प्रोजेक्ट किया। क्यों? तो एक साल में तो नया आदमी नहीं आ सकता, पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता ना, ऐसे सिद्धांत की बातें हैं। तो वो जो प्रोजेक्शन था उससे फिर मैंने उस पुस्तक में ये सब लिखा है कि कैसे कैसे ये केवल भारतीय कृष्ण से ही मिलता है। और जो जैसे ये पोकाक है, ये पोकाक, वो स्पेलिंग भी जो कृष्ण है, आजकल तो हम KRISHN नहीं लिखते हैं, वो लिखता है स्पेलिंग CHRISTEN, स्पेलिंग भी यही लिखा जाता था। तो ये जो क्रिश्चियनिटी है ये कृष्ण नीति है। और ये जो ईसा और ये जो सब जुडाइज्म है ये सब भारतीय लोग हैं, भारत के ही संप्रदाय हैं, अब अलग अलग नामों से अलग हो गए। और सब आप देखिए, एक और बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई इस्लामिक है, सब अपना ओरिजिन वेद में ढूंढना चाहते हैं। चाहे कोई जैन है, चाहे कोई बुद्धिस्ट, सब जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथ है। तो ये सब लोग जब इनको अपना सोर्स की तरफ चलेंगे तो पूरा जो ह्यूमैनिटी है, पूरी मानवता का एक ही जीन्स है और वो सब भारत में आके जो भारतीय जो समुद्र है उसमें मर्ज हो जाएगा, जैसे आत्मा परमात्मा में मर्ज हो जाता है। सर धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आपल्याला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा, फॉरवर्ड करा व सबस्क्राईब करा।